सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक क्लीनिंग एंड शेपिंग। ठीक है, अब आरसीटी करने से पहले आरसीटी जब हम लोग करेंगे उसकी सक्सेस जो होती है वो चार चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला कि अगर डायग्नोसिस अच्छी की हुई हो, ठीक है, डायग्नोसिस सही की हुई हो, ट्रीटमेंट प्लान अच्छा बनाया हो। दूसरा, हमें एनाटमी से हमारे एनाटमी की नॉलेज होनी चाहिए। और चौथा क्या होता है, प्रॉपर क्लीनिंग शेपिंग और पूरा जो कैनाल है वो अच्छे से सील हो जाए। ठीक है, पहले सोचते थे कि पहले बोलते थे कि ऑब्जर्वेशन अच्छी हुई तो आरसीटी बहुत अच्छी होगी, लेकिन अब ये है कि अगर ऑब्जर्वेशन ही अच्छी नहीं है तो उसका मतलब ये है कि क्लीनिंग और शेपिंग अच्छी नहीं हुई हुई। ठीक है, तो क्लीनिंग एंड शेपिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर द सक्सेस। अगर अच्छे से पल्प क्लीन हो गया, कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहा, तो ऑब्जर्वेशन भी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो अब लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्या डिटरमाइन करते हैं, तो क्लीनिंग एंड शेपिंग बहुत अच्छे से करनी है। कोरोनल सील अच्छे से होनी चाहिए ताकि बैक्टीरिया ऊपर से लीक ना हो, अंदर तक ना जाए। ठीक है, बैक्टीरिया जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करना है और रिकंटेमिनेशन से इसको सेव करके रखना है। तो रिकंटेमिनेशन से कैसे सेव करके रखेंगे, तो उसको अच्छी से सील होनी चाहिए और ऊपर पूरा कैप लगाना होना चाहिए। ठीक है, अब सक्सेस जो होती है वो मेजर कैसे करते हैं। एक ये है कि अगर पहले पेशेंट को पेन था तो आरसीटी के बाद पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए, और अगर पेशेंट को पहले पेन नहीं था तो आरसीटी के बाद कोई एपिकल एब्सेस वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये हुआ है कि आरसीटी करवाने के बाद वर्टिकल रूट फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो वर्टिकल रूट फ्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए हमें कैप लगाना होता है। तो अब आरसीटी की ट्रीटमेंट जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि आरसीटी के बाद टूथ माउथ में स्टे रहना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए और अपना फंक्शन को अगर च्यूइंग वगैरह करे तो वो इफेक्टिवली करना चाहिए उसको। क्या है, अच्छा, तो हमारे पास जो एपिकल पार्ट होता है रूट का उसके अंदर कुछ लैंडमार्क्स होते हैं, जैसे कि ये है एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन जो होता है वो बेसिकली रूट एंड की जो मेन ओपनिंग होती है वो होती है। ये एनाटमिक एपिक्स के पास नहीं होता, इससे थोड़ा सा दूर होता है। ठीक है, ये एनाटमिक एपिक्स है, ये है एपिकल कंस्ट्रक्शन। तो ये बेसिकली नेरेस्ट पॉइंट ऑफ द कैनाल है, यहाँ पे आइडियली हमारी क्लीनिंग और ऑब्जर्वेशन खत्म होनी चाहिए। ठीक है, इसका जो एवरेज डिस्टेंस होता है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ये होता है फोरामेन से 0.5 mm। ठीक है, लेकिन ये चीज़ होती है कि जो क्लासिक कंस्ट्रक्शन जो होता है वो सिर्फ 46% ऑफ द टीथ में होता है, और फोरामेन जो होता है वो एपेक्स से, ये फोरामेन है और ये एपेक्स है, ये 0.2 to 3.8 mm अवे होता है। ठीक है, अब बहुत सारे कैनाल्स में शेप वेरी करते हैं, कुछ कैनाल जो होते हैं वो टेपर होते हैं, कुछ कैनाल जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल कंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, कुछ कैनाल्स पैरेलल कैनाल्स होते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा हाईली वेरिएबल है। पहले होता था कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है वो रेडियोग्राफिक एपेक्स से 1 mm शॉर्ट होनी चाहिए, लेकिन अब रेडियोग्राफ्स होते हैं वो 2D होते हैं, तो वो पूरा हमें कम्प्लीटली बता नहीं रहे, तो डिफरेंट एंगुलेशन हो रही होती है। ठीक है, अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एपिकल एनाटमी को चेंज करते हैं, जैसे कि हमारे पास आ गया एज। एज से क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कोरोनली थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, रूट रिजॉर्प्शन होती है तो कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है। पल्प नेक्रोसिस होता है तो अपाइकल रिजॉर्प्शन, ये रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एनाटॉमिक वेरिएशंस होती हैं, बहुत सारी नेचुरली इरेगुलरिटीज होती है। तो वर्किंग लेंथ जो होता है हमें डिटरमाइन कैसे करना है, एक तो एपेक्स लोकेटर से, ठीक है, दूसरा रेडियोग्राफ से, तीसरा टेक्टाइल फील्ड से, और एपिकल ब्लीडिंग पॉइंट्स, अगर जैसे कि वाइटल टीथ हो तो उसके अंदर एपिकल ब्लीडिंग पॉइंट से भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब बेस्ट ऑब्जर्वेशन कहाँ पे खत्म होनी है, वो होती है 0 to 2 mm शॉर्ट ऑफ द रेडियोग्राफिक एपेक्स। रेडियोग्राफिक एपेक्स से तो ये 0 to 2 mm शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, फेलियर जब होगा जब ओवर फिलिंग हो जाएगी, अगर ये 2 mm से ज़्यादा हो गया, और दूसरा अगर अंडर फिल होगा तो वहाँ पे क्या होगा, डेब्री वगैरह नेक्रोटिक टिश्यू और बैक्टीरिया क्लीन नहीं होंगे, तो इसकी वजह से एपिकल डिजीज हो सकती है। ठीक है, ओवर फिलिंग होगा तो इससे क्या होगा, जो मटेरियल्स होंगे वो पेरियापाइकल टिश्यू तक पहुंच जाएंगे, इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी और हीलिंग अच्छी नहीं होगी। स्टडी की गई थी कि जितना 1 mm अन इंस्ट्रूमेंट होगा उतनी ज़्यादा सक्सेस रेट ड्रॉप हो जाएंगी वियर बाय 12%। गोल क्या है, हमें अच्छे से क्लीन करना है, अच्छे से ऑब्चुरेट करना है, मतलब ऑब्चुरेट जो होता है वो 0 to 2 mm शॉर्ट ऑफ द रेडियोग्राफिक एपेक्स होना चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, क्लीनिंग अच्छी होगी, सीलिंग अच्छी होगी, एक्सट्रूजन का रिस्क कम हो जाएगा और हीलिंग भी अच्छी होगी। ठीक है, एक ये भी चीज़ है, अगर आपने पूरा रेडियोग्राफिक एपेक्स तक फिल किया वो माना जाता है कि थोड़ा सा ही स्लाइटली ओवर एक्सटेंडेड है। ठीक है, क्योंकि फोरामिन जो होता है वो हमारा एपेक्स के पास नहीं होता, तो इसलिए ये भी है कि इसको 2 mm शॉर्ट ऑफ द रेडियोग्राफिक एपेक्स होना चाहिए। ठीक है,
अब पर्पस ऑफ द शेपिंग क्या होता है? एक तो यहाँ शेपिंग का पर्पस होता है कि टेपर अच्छे से हो, टेपर अच्छे से प्रोड्यूस हो, ओरिजिनल एनाटॉमी मेंटेन रहे, फोरामेन मेंटेन रहे, ठीक है, और फोरामेन जितना स्मॉल हो सकता है उतना ही स्मॉल रहे, ठीक है। तो एपिकल पेटेंसी क्या होती है? बेसिकली हम लोग जब क्लीनिंग और शेपिंग कर रहे होते हैं तो उसके दौरान ही हम लोग एक स्मॉल फाइल डालते हैं, या 15 नंबर की या 10 के फाइल डालते हैं एट द एपेक्स या बियॉन्ड द एपेक्स, ठीक है, ताकि हमारी क्लीनिंग और शेपिंग अच्छी सी हो जाए, ठीक है। ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे जो कैनाल की ओपनिंग है वहाँ पे कोई लाइक डेबरी वगैरह आके ना फंसे, वो ब्लॉक ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर कैनाल ब्लॉक होगी इसकी वजह से क्या होगा? वर्किंग लेंथ लॉस हो जाएगी, लैश फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, क्लीनिंग सही नहीं होगी, ऑब्जर्वेशन सही नहीं होगी, अल्टीमेटली क्या होगा? फेलियर हो जाएगा आरसीटी का। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग 8 या 10 के की फाइल ले रही है, ठीक है, और हर रोटेटरी या फिर लार्ज फाइल जब हम लोग कर रहे होते हैं उसके बाद हमें टू द वर्किंग लेंथ या फिर वर्किंग लेंथ से बियॉन्ड द एपेक्स 0.5 to 1 mm लाइटली, प्रेशर नहीं देना, ठीक है, इनलार्ज करते हैं कैनाल को, मतलब इनलार्ज नहीं करते, मतलब डालते हैं, इनलार्ज नहीं करना, बहुत जेंटली हमें उसको पास करना होता है, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या होते हैं? एक तो ये प्रिवेंट करते हैं ब्लॉकेज एट द एपेक्स, ठीक है। दूसरा, जो कोई भी डेंटिन्स वगैरह है या फिर टिश्यू है अंदर अगर एक्यूमुलेट हो रहा है तो वो सही कर देता है। करेक्टिंग वर्किंग लाइन मेंटेन रहती है, ठीक है, इरिगेशन अच्छे से इरिगेशन हो जाती है, ठीक है, अच्छे से डिसइंफेक्शन होगा, और ये शेपिंग एरर को भी रिड्यूस करता है, जैसे कि लैश, ट्रांसपोर्टेशन, जिप वगैरह इन सबको भी रिड्यूस करता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? हमारी जो एपिकल कंस्ट्रक्शन होती है वो मेंटेन रहती है, टेक्टाइल सेंसेशन इंप्रूव होती है, ठीक है। इसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी कम हो जाता है और अल्टीमेटली आरसीटी का सक्सेस रेट सही हो जाता है। क्लीनिंग एंड शेपिंग। क्लीनिंग क्या होता है? सब पल्प टिश्यू को रिमूव करना, बैक्टीरिया को रिमूव करना, कोई डेब्री है तो उसको रिमूव करना, ठीक है। और शेपिंग क्या होता है? एक प्रॉपर टेपर प्रोवाइड करना कैनाल को, ठीक है, टेपर प्रोवाइड करना। दूसरा, हमारे पास उसकी जो ओरिजिनल एनाटमी है उसको मेंटेन करना, ठीक है, जैसे कि ये एनाटमी उसको मेंटेन करना होता है, ठीक है। अपाइकल फोरामेन को उसको उसकी उसकी पोजीशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कोई जिपिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपाइकल ओपनिंग जितनी स्मॉल हो सकती है उतनी होनी चाहिए ताकि ऑब्जर्वेशन आराम से अच्छी सी हो, ठीक है। स्मूथ ग्लासी वॉल्स होनी चाहिए, ठीक है, ताकि फिलिंग मटेरियल आराम से वहाँ पे अडेप्ट हो जाए। अब कुछ टेक्निक्स होती हैं इंस्ट्रूमेंट की, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा हम लोग नाइट आई फाइल यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों नाइट आई फाइल इतनी ज़्यादा यूज इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो वो होती है फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है, वो कर्व कैनाल में आराम से जाती है, उसको स्ट्रेटन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, इट इज़ रेजिस्टेंस टू साइक्लिक फटीग, ठीक, इसकी वजह से इसको हम लोग रोटेटरी हैंड पीस में भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से शेपिंग ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील, ठीक है। अब नाइट फॉल्स बहुत सारे टेपर्स में होते हैं, जैसे कि 0.4, ये टेपर 0.04, 0.06 इस टेपर में होती है, और जो स्टेनलेस स्टील होती है वो उसका एक स्टैंडर्ड टेपर होता है जो कि होता है सिर्फ 0.02। अब नाइट फॉल सुपर इलास्टिक है, इसकी वजह से वो ज़्यादा टेपर अलाउ करती है और वो ब्रेक भी नहीं होती, ठीक है। अब नाइट टाइम फॉल इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी शेप फास्टर शेपिंग कर देती है, टेपर ज़्यादा अच्छा होता है, और कर्व कैनाल में भी हम लोग इसको आराम से यूज़ कर देते हैं, ठीक है। कुछ स्टेजेस होते हैं रूट कैनाल के, जैसे कि स्टेज 1 इज प्री फ्लेयरिंग, ठीक है, प्री फ्लेयरिंग मतलब हम लोग क्रोनल पाते हैं उसको फ्लेयर करते हैं। क्यों करते हैं? एक तो ये है कि वहाँ पे क्रोनल इंटरफेरेंस सब खत्म हो जाए और आराम से एक तो एक्सेस अच्छा हो जाए, दूसरा जब इरिगेट कर रहे हो वो भी अच्छे से हो, ठीक है, टेक्टाइल सेंसेशन हमारी से इम्प्रूव हो जाती है, और जब हम लोग फाइलिंग कर रहे होते हैं तो एक स्मूथ स्ट्रेट लाइन एक्सेस प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। ये स्टेज 1 हो गया। देन हम लोग स्टेज 2 इज शेपिंग टूवर्ड्स दी, मतलब आप वर्किंग लेंथ तक शेप कर रहे होते हैं, ठीक है। प्री फ्लेयरिंग के बाद हम लोग ने थोड़ा सा नीचे तक जाएंगे और वर्किंग लेंथ अचीव उस कैनाल में हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, जैसे कि हमारे पास इंसाइजर्स या कैनाइन वगैरह, तो इसके ना कैनाल इतनी कर्व नहीं होती तो वर्किंग लेंथ अचीव हो जाती है। स्टेज 3 उन कैनाल में होगा जिसका ना वर्किंग लेंथ अचीव नहीं हो पाती, जैसे कि एस शेप्ड या फिर मल्टीपल कर्वेचर्स होंगे उसमें, तो उसमें हमने स्टेज 2 किया। स्टेज 2 वहाँ जहाँ सेकेंडरी कर्व कर रही होगी कैनाल, जैसे ये कर्व कर रही है पूरी, यूँ जा रही है कर्वेचर है, तो सेकेंडरी स्टेज 2 यहाँ तक होगी। फिर स्टेज 3 हम लोग और आगे तक जाएंगे तो वो स्टेज 3 भी अचीव हो जाएगी, ठीक है। जो हम लोग नाइट टाइम फायर यूज़ कर रहे होते हैं उसको पहले हीट ट्रीटेड होता है,
ठीक है, पहले हम लोग उसको गर्म करते हैं, उसके बाद उसको कूल करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रोप्रिएटरी थर्मल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये क्यों करते हैं? एक तो उसकी वजह से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है टू साइक्लिक फटीग, अच्छे से कर्व फाइल में चली जाती है। ठीक है, डेंटिन को प्रिजर्व करके रखती है। ठीक है, अब ये जो डेंटिन होती है पेरी सर्वाइकल डेंटिन, जो कि क्रस्टल बोन से 4 mm ऊपर और 4 mm नीचे होती है। ठीक है, ये नाइट्राइल फाइल इसको प्रिजर्व करके रखती है। एक तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? एक तो टूथ फ्रैक्चर को प्रिवेंट करता है, दूसरा सर्वाइवल ऑफ द टूथ को बढ़ा देता है, और अगर स्मॉल अमाउंट भी पेरी सर्वाइकल डेंटिन की मौजूद हो तो वो वहाँ पे दांत के अंदर स्ट्रेस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसलिए पेरी सर्वाइकल डेंटिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब हम लोग रोटेटरी नाइट्राइल फाइल यूज़ करने से पहले एक चीज़ हम लोग अभी रोटेटरी कर रहे थे, तो सबसे पहले हम लोग ने के फाइल यूज़ की थी, जो कि 15, 20, 25 की फाइल यूज़ की थी। ठीक है, अभी हम लोग फाइल यूज़ क्यों करें? हम डायरेक्ट ही क्यों रोटेटरी नाइट्राइल यूज़ नहीं कर सकते कैनाल में? एक तो ये जो फाइल यूज़ करते हैं, एक तो ये एक स्मूथ ग्लाइड पार्ट बना देता है। फॉर एग्जाम्पल ये कैनाल है, तो हम लोग पहले के फाइल कर रहे होते हैं, ठीक है, आराम से, तो एक स्मूथ, कोई इरेगुलरिटीज़ हो, ठीक है, कोई भी कैल्सिफिकेशन हो, कुछ भी हमें आइडिया हो जाए कि अब हम लोग रोटेटरी यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम लोग के फाइल यूज़ करें ताकि वहाँ पे एक ग्लाइड पाथ अच्छे से हो जाए। जब के फाइल लूज हो जाए तो फिर हम लोग रोटेटरी में जाते हैं। अब कब रोटेटरी नहीं यूज़ करनी? ठीक है, अगर एस शेप कैनाल हो, बहुत ज़्यादा कर्व हो, तो हमारी रोटेटरी आराम से नहीं जा पाएगी। ठीक है, दूसरा, अगर कैनाल में बहुत ज़्यादा अपाइकल बैंड्स हो या फिर वहाँ पे कैल्सिफिकेशन हुई हुई हो, या फिर हम लोग जब के फाइल यूज़ कर रहे हो तो वो आराम से वर्किंग लेंथ तक नहीं पहुँच रही हो, तो हम लोग रोटेटरी नाइट्राइल यूज़ नहीं करते। अब जो फाइल जो हमारी फ्रैक्चर होती है वो दो वजह से होती है, या फिर टॉर्शनल फ्रैक्चर होता है या फिर साइक्लिक फटीग फ्रैक्चर होता है। टॉर्शनल फ्रैक्चर क्या होता है? जो फाइल की जो टिप होती है वो डेंटिन के अंदर बाइंड कर जाती है या फिर कहीं पे भी बाइंड कर जाएगी। ठीक है, और जो हमारा हैंड पीस होगा वो रोटेट कर रहा होगा, तो एक रोटेशनल फोर्स भी आ रही होगी उसको, और एक जगह से बाइंड कर रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, फाइल और डेंटिन के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो जिसकी वजह से वहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेसेस ज़्यादा पड़ेंगे और अल्टीमेटली फाइल क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर फाइल बहुत ज़्यादा देर तक कांटेक्ट में रहे कैनाल वॉल से, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा नैरो या फिर कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स हो, कोई उसकी ग्लाइड पार्ट ना हो, और या फिर कैनाल्स आर बहुत ड्राई होगी तो वहाँ पे स्टिक करती रहेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, टॉर्शनल फ्रैक्चर होता है और फाइल ब्रेक हो जाती है। अब इसकी प्रिवेंशन हमें कैसे करनी होती है? एक तो फाइल को हमें ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रखना, हमें हल्का ऊपर नीचे मोशन में रखना है। ठीक है, क्राउन डाउन टेक्निक यूज़ करेंगे, पहले हमारे पास क्रोनल फ्लेयरिंग कर लें, फिर हम लोग अपाइकली डालें ताकि आराम से वो ग्लाइड पार्ट प्रोड्यूस हो जाए। एक अच्छा सा ग्लाइड पार्ट होना चाहिए। ठीक है, ग्लाइड पार्ट कैसे अचीव होता है? हमने पहले पढ़ा था कि हमें हमें फाइलिंग करनी होती है के फाइल से। ठीक है, इसको पहले, ठीक है, बार बार इरीगेट करना है सोडियम क्लोराइड से ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाए। देन वी हैव साइक्लिक फटीग फ्रैक्चर। साइक्लिक फटीग फ्रैक्चर जब होता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा फाइल को रोटेट कर रहे होंगे, तो कर्व कैनाल, अगर बहुत ज़्यादा कर्व कैनाल हो तो उसके अंदर होता है। कर्व कैनाल मैकेनिज्म क्या होता है? जो आउटर सरफेस ऑफ द फाइल होती है उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस होता है, जो इनर सरफेस होती है वहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है और वहाँ पे क्रैक इनिशिएशन होती है और इवेंचुअली फ्रैक्चर हो जाता है। दिस पिक्चर से दोनों हमें आज स्मेयर लेयर दिखा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये स्मेयर लेयर इस कैनाल में प्रेजेंट है, और अब जब हमने स्मेयर लेयर को रिमूव किया तो फिर एक ऐसी पिक्चर आती है। ठीक है, अब स्मेयर लेयर होता है क्या है? जब हम लोग डेंटिन को कट कर रहे होते हैं, फाइलिंग कर रहे होते हैं, तो डेंटिन कट हो जाती है, जिसकी वजह से एक तो ऑर्गेनिक डैमेज प्रोड्यूस होता है, दूसरा इनऑर्गेनिक डैमेज। ऑर्गेनिक डैमेज क्या होता है? उसके अंदर पल्प टिश्यू होगा, बैक्टीरिया होगा। ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक होता है उसके अंदर डेंटिन की पाउडर होता है, हम लोग फाइलिंग कर रहे होते हैं, जो पाउडर प्रोड्यूस होता है वो इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो हमारे पास क्या बना देते हैं? ये स्मेयर लेयर। ठीक है, और स्मेयर लेयर की थिकनेस इंपॉर्टेंट है, वो होती है 1 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब ये स्मेयर लेयर जो होती है वो कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो सकती है? एक तो वो कैनाल की वॉल्स के अंदर होती है, दूसरा ये डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को जाके ब्लॉक कर देती है, तीसरा ये स्टेमस को और एसेसरी कैनाल्स को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, अब इसको हमें रिमूव करना होता है। अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे इसकी वजह से क्या होगा? एक तो बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाएगी, दूसरा ये सीलर को बाइंड होने नहीं देगा सही से, और जब वो सीलर को बाइंड होने नहीं देगा तो वो डिजॉल्व होगी, तो ऑब्वियसली माइक्रो लीकेज वगैरह आ सकती है और वहाँ भी बैक्टीरिया वापस से आ सकते हैं। दूसरा, इरिगेशन सही से नहीं हो पा रही होती, क्योंकि ये सारी ट्यूबल्स ब्लॉक कर देती है तो वहाँ पे पानी
इरिगेट सही से पहुंचता नहीं है, NaOCl जिसे भी हम इरिगेट करें वो सही से पहुंचता नहीं है, फिर अल्टीमेटली वहाँ बैक्टीरिया वहाँ पे रह जाते हैं और फिर वो कैनाल फेलियर, ऑब्चुरेशन फेलियर हो जाती है। ठीक है, अब इसको हम लोग को रिमूव कैसे करना होता है? रिमूव करना होता है EDTA। ठीक है, EDTA 17% होता है, हम इसको रिमूव यूज करते हैं। EDTA जो होता है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट रिमूव कर देगा। ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है उसके लिए हम लोग NaOCl यूज करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ NaOCl एंड EDTA हम लोग यूज करते हैं, उस वजह से स्मेलियर रिमूव हो जाती है। ठीक है, अब इरिगेट जो करते हैं, इरिगेट फ्रीक्वेंट इरिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक तो वो सारे जो डेब्रीज वगैरह हैं कलेक्ट हुए हैं वो फ्लश हो जाते हैं। दूसरा एक एंटी माइक्रोबियल एक्शन प्रोड्यूस करता है। वो जब इरिगेट हम लोग करते हैं तो बैक्टीरिया जो होते हैं जहाँ जहाँ से हमारे पास फाइलिंग नहीं हो पाती है, ऐसे सारी कैनाल्स, लाइटल कैनाल से वहाँ पे इरिगेट अच्छे से हो जाता है, फिर बैक्टीरिया सारे वहाँ से फ्लश हो जाते हैं। अब आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ इरिगेशन क्या, इरिगेंट क्या हो सकता है? एक तो वो सारा पल्प टिश्यू रिमूव करे, रेमिनेंट्स को रिमूव करे और डेंटिन डेब्री को रिमूव करे, स्मेयर लेयर को रिमूव करे, एक अच्छा लुब्रिकेटिंग इफेक्ट होना चाहिए, एंटी माइक्रोबियल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक, इनएक्सपेंसिव और सरफेस टेंशन भी लो होना चाहिए। अब हम इरिगेंट यूज़ कर रहे होते हैं उसमें सबसे पहले आता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ये एक हाउस होल्ड ब्लीच भी है। ठीक है, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा कॉमनली हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड ही यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी एडवांटेज क्या होता है? एक तो ये सारा डेंटिन वगैरह, डेंटिन चिप्स है या पाउडर है, पल्प टिश्यू और बैक्टीरिया सबको ये वॉश आउट करता है। दूसरा ये डिजोल्व करता है वाइटल पल्प को, दूसरा नेक्रोटिक पल्प को भी डिजोल्व करता है। कैसे करता है? ये बेसिकली इसके अंदर फ्री क्लोरीन होता है और क्लोरीन जो होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है इनटू अमाइनो एसिड, तो ये सारा जो डेब्रीज वगैरह है उसको रिजॉल्व कर देता है। दूसरा इसका जो एंटी माइक्रोबियल एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये लुब्रिकेटिंग है, इनएक्सपेंसिव और रेडिली हमें मिल जाता है। ठीक है, अब जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन इसके यूज़ कर रहे होते हैं, रेंज जो होती है वो 0.5 टू 5.25% होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है वो 2.5% यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर इसकी हमारे पास अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ऑब्वियसली हमें फिर वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ ये है कि अगर NaOCl को वार्म करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा टिश्यू को डिजोल्व कर देता है। ठीक है, लेकिन NaCl की एक तो बेसिकली मेन जो चीज़ होती है उसके साथ में प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा लेने होते हैं। क्यों? अगर ये एपेक्स के बाहर चला गया तो उसकी वजह से NaOCl एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे इस पिक्चर में सोडियम हाइपोक्लोराइड एक्सीडेंट हो रहा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन दूसरा स्वेलिंग होगी और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही होगी। कॉजेज क्या होते हैं? अगर इंजेक्शन को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली हम लोग डाल रहे हो, या फिर इरिगेशन निडल वैज इन द कैनाल, या जो दान इसका पाइकल फोरामेन बहुत ज़्यादा हो, उसकी रिजॉर्प्शन हुई है, या इमेच्योर एपिक्स बंद नहीं हो, तो उसकी वजह से क्या होता है? NaCl अंदर पेरियापाइकल एरिया में चले जाता है, जिसकी वजह से ये हाइपोक्लोराइड एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसको कैसे अवॉइड करें? ठीक है, सबसे पहले एक तो साइड वेंटेड नीडल्स होनी चाहिए। नॉर्मली जो नीडल होता है उसका पानी यहाँ से आ रहा होता है, लेकिन साइड वेंटेड में क्या होता है? साइड से आ रहा होगा, तो हमें वो नीडल यूज करना है जिसका साइड वेंटेड नीडल हो। दूसरा, हमें कैनाल के अंदर बाइंड करके नहीं रखना, उसको लूज रखना है और 1 mm वर्किंग लाइन से छोटी होनी चाहिए, और बार बार बाहर निकालना है, अंदर करना है। ठीक है, अप एंड डाउन मोशन में करना है। अगर बहुत ज़्यादा ओपन, अगर कोई ओपन एपेक्स है तो उसमें बहुत केयरफुली हमें करनी होती है। और नीडल को हम लोग को बैंड करना है और रबर स्टॉपर लगाना है, ताकि हम लोग डेप को कंट्रोल कर सकें, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं करना है। अब एक चीज़ है कि हम लोग चिलेटिंग एजेंट क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, एक तो जब हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ कर रहे होते हैं वो सिर्फ ऑर्गेनिक टिश्यू को रिमूव करता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक डेब्रिस वहाँ पे रहते हैं, वो रिमूव नहीं होते। तो हमने बताया था कि स्मेल लेयर में बोथ ऑर्गेनिक होते हैं, दूसरा इनऑर्गेनिक होते हैं। तो ऑर्गेनिक तो सोडियम हाइपोक्लोराइड से हो गए, इनऑर्गेनिक कैसे होंगे? तो इनऑर्गेनिक को डिजोल्व करने के लिए हम लोग चिलेटेड एजेंट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है EDTA। EDTA जो होता है वो मोस्ट कॉमन हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं और ये होता है 17%। ठीक है, ये तो इनऑर्गेनिक स्मेलर को रिमूव करेगा। दूसरा, अगर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स ब्लॉक है उसको ओपन करेगा। और हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इसको 1 मिनट के लिए इरिगेट करते हैं विद EDTA, उसके बाद फाइनल सोडियम हाइपोक्लोराइड से रिंस कर रहे होते हैं। EDTA और NaOCl दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये इंटरेक्ट करते हैं केमिकली, जिसकी वजह से NaOCl की फ्री क्लोरीन को रिड्यूस कर देता है। और हमने पढ़ा था क्लोरीन जो होता है वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से जो टिश्यू होता है वो डिजोल्व होता है। अगर क्लोरीन कम हो जाएगा तो टिश्यू डिजोल्व सही से होगा नहीं, इसलिए हम इसको बारी बारी यूज़ करते हैं, एक साथ नहीं यूज़ कर रहे होते हैं।
और ये भी अगर EDTA को हम लोग 10 मिनट से ज़्यादा यूज़ करेंगे वो भी नहीं करना। अगर वो यूज़ करा तो वहाँ पे एक्सेसिव डेंटिन की इरोजन हो जाएगी। तो 1 मिनट EDTA यूज़ किया, फिर फाइनल सोडियम हाइपोक्लोराइड से इरिगेट किया। दूसरा जो होता है सिट्रिक एसिड यूज़ करता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो ऑल्टरनेटिव होता है EDTA का, ये भी स्मेयर लेयर को रिमूव करता है, लेकिन इसके साथ भी क्लोरीन और सोडियम हाइपोक्लोराइड का इंटरेक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है HEBP। HEBP इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्सी इथाइलीन बिसफॉस्फोनेट, या फिर इसको एटीडोनोट भी कहते हैं, एटीडोनोट, ठीक है। ये जो होता है वो थोड़ा सा माइल्ड फॉर्म का होता है और थोड़ा सा न्यूअर है और माइल्ड फॉर्म है, और ये बायो कंपैटिबल होता है। ये NaOCl के साथ मिक्स कर सकते हैं, ये इनएक्टिवेट नहीं करता, ठीक है। ये NaOCl की टिश्यू डिसॉल्विंग एबिलिटी को भी रिड्यूस नहीं करता, मतलब इंटरेक्शन ही नहीं होती सोडियम हाइपोक्लोराइड की। और ये हम लोग कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते हैं 7 to 10%। HEBP का एक फ़ायदा ये भी है कि ये बोन रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है। तो उन पेशेंट को जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हो या पैजेट डिजीज हो, तो उसके लिए हम लोग ज़्यादातर HEBP यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये HEBP। देन वी हैव क्लोरोहेक्सिडिन। क्लोरोहेक्सिडिन जो होता है वो 2% यूज़ कर रहे होते हैं। इसका एंटी माइक्रोबियल एक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग होता है, ई फिकैलिस के साथ अच्छा, मतलब बेटर अगेंस्ट ई फिकैलिस, और टॉक्सिसिटी भी कम होती है। लेकिन ये एक तो नेक्रोटिक टिश्यू को डिसॉल्व नहीं कर सकता, ये स्मेयर लेयर को रिमूव नहीं कर सकता, तो इसलिए इसके साथ इसकी कोई बेनिफिट नहीं होती। इसका एक डेंजरस इंटरेक्शन होता है कि अगर ये सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ मिक्स हो, ठीक है, या इंटरैक्ट करे, तो वो ऑरेंज ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाएगा, जो कि इसके अंदर होता है पैरा क्लोरो एनिलीन, PCA होता है, जो कि टूथ को बहुत एक तो कलर करता है, स्टेन कर देता है, और दूसरा ये टॉक्सिक होता है हमारे लिए, इसलिए हम लोग CH क्लोरोहेक्सिडिन यूज नहीं करते। फिर हमारे पास आता है MTAD। MTAD में हमारे पास होता है टेट्रासाइक्लिन का आइसोमर, एसिड और डिटर्जेंट, इन तीनों का मिक्सचर होता है, इसको बोलते हैं MTAD, ठीक है। ये एक तो स्मेलिया रिमूव करते हैं, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट अच्छा होता है, ये ई फिकैलिस के लिए भी अच्छा है, ठीक है। अगर कोई BCQs आता है कौन सा जो कि स्मेयर लेयर भी रिमूव करते हैं और ई फिकैलिस के साथ भी अच्छा है, तो वो होता है MTAD। एज क्लोरोहेक्सिडिन भी ई फिकैलिस के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो स्मेयर लेयर को रिमूव नहीं करता, ठीक है। MTAD बायोकम्पैटिबल होता है, ठीक है। और हम लोग लो कॉन्सेंट इससे पहले हम लोग NaOCl की लो कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं, फिर MTAD का फाइनल मीन्स MTAD के साथ कर रहे होते हैं। फिर आता है क्यूमिक्स। क्यूमिक्स क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोहेक्सिडिन होता है, ठीक है, EDTA होता है, क्लोरोहेक्सिडिन होता है और सर्फेक्टेंट होता है। पर्पस क्या होता है, ये भी स्मेयर लेयर को रिमूव करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है, लेकिन इससे पहले भी हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्लोरोहेक्सिडिन है, तो इसको भी हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ इंटरेक्ट होगा तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करना शुरू कर देगा। अब ये कंपैरिजन है, जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड ऑर्गेनिक को रिमूव करता है, लेकिन इनऑर्गेनिक को रिमूव नहीं करता, तो उसके लिए हमें ये सारे यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे EDTA रिमूव करता है और स्मेयर लेयर को भी रिमूव कर देता है। टिश्यू को डिसॉल्व EDTA नहीं करता है, तो टिश्यू को डिसॉल्व कौन करता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, और NaOCl के साथ मिक्स भी नहीं कर सकते क्योंकि क्लोरीन के लेवल कम कर देता है। सिट्रिक एसिड ऑर्गेनिक कंपोनेंट को रिमूव नहीं करता, इसलिए हम लोग इनऑर्गेनिक को यूज़ करता है, रिमूव करता है, स्मेयर लेयर को रिमूव करता है, टिश्यू को डिसॉल्व ये भी नहीं कर सकते, और ये NaOCl के साथ भी इंटरेक्शन होता है। HEBP का हमने पढ़ा था कि ये इनऑर्गेनिक को रिमूव करता है, स्मेयर लेयर को रिमूव करता है, टिश्यू को डिसॉल्व नहीं करता, और ये NaOCl के साथ इंटरेक्ट भी नहीं करता, तो ये सेफ होता है जब NaOCl के साथ इसको यूज़ करें। और एक चीज़ ये होती है कि ये पैजेट डिजीज है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसके लिए हम लोग HEBP यूज़ कर रहे होते हैं। क्लोरोहेक्सिडिन ना ही ऑर्गेनिक को रिमूव करता है, ना ही इनऑर्गेनिक को, ना ही स्मेयर लेयर को, ना ही टिश्यू को डिसॉल्व करता है, और NaOCl के साथ भी मिक्स नहीं करते, क्योंकि एक ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, जिसकी वजह से जो हमारे लिए एक तो टीथ को स्टेन कर देता है, दूसरा टॉक्सिक होता है। MTAD ये ऑर्गेनिक रिमूव नहीं करता, इनऑर्गेनिक को रिमूव करता है, स्मेयर लेयर को रिमूव करता है, टिश्यू को डिसॉल्व ये भी नहीं करता। ये हम लोग NaOCl के साथ कर सकते हैं, पहले NaOCl देते हैं, फिर उसके बाद MTAD देते हैं। क्यूमिक्स भी इनऑर्गेनिक को नहीं करता है, इनऑर्गेनिक को करता है, स्मेयर लेयर को करता है, टिश्यू को डिसॉल्व ये भी नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्लोरोहेक्सिडिन होता है, तो इसलिए हम लोग ये NaOCl के साथ मिक्स नहीं कर सकते। अच्छा, अब है इरिगेन फॉर क्रायोथेरेपी। तो अब जैसे
इरिगेंट हम लोग जब यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है, अक्सर आरसीटी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पेन की बहुत कंप्लेन होती है, ठीक है। उस पेशेंट में जिसको पहले से ही प्री ऑपरेटिव इतना पेन हो रहा हो या फिर सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस हो, तो हम लोग ट्रेडिशनल हम लोग क्या कर रहे होते थे, उसको बोलते थे आप दवाई ले लो, जैसे कि पैरासीटामोल ले लो, एनसिड ले लो, ओपियोइड्स ले लो या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले लो। लेकिन अब एक मेथड है, इसको बोलते हैं क्रायोथेरेपी। ये पोस्ट ऑपरेटिव पेन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग फाइनल इरिगेशन कर रहे होते हैं, अब लास्ट जो इरिगेशन करनी होती है वो हम लोग कोल्ड स्टेराइल सेलाइन से कर रहे होते हैं 2.5 डिग्री फॉर 5 मिनट। तो आखिरी इरिगेशन हम लोग करेंगे 2.5 डिग्री कोल्ड स्टेराइल सेलाइन से, ठीक है। इसका आउटकम क्या होता है, एक तो ये पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करती है, ठीक है। तो हमें दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही होती। फिर आते हैं अल्ट्रासोनिक्स एंड एंडो। अल्ट्रासोनिक्स हम लोग यूज़ क्यों कर रहे होते हैं, एक तो एक्सिस कैविटी को रिफाइन करने के लिए, दूसरा ऑरिफिस को लोकेट करने के लिए, पल्प स्टोन को लोकेट करने के लिए, पोर्स को रिमूव करना है, या फिर अगर इंस्ट्रूमेंट ब्रेक डाउन हो गया तो उसके लिए भी हम लोग अल्ट्रासोनिक यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर सिल्वर कोन को रिमूव करने के लिए। इससे इरीगेशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसमें हम थर्मोप्लास्टिक ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, वो गट्टा पर्चा को सॉफिन करके और फिर उसको इंजेक्ट करते हैं। रूट एंड प्रिपरेशन मतलब अपाइकल सर्जरी जो एपिसेक्टोमी वगैरह करते हैं, तो वो भी हम लोग उसमें भी कर सकते हैं। लिमिटेशन इसकी ये होती है कि अगर बहुत ज़्यादा कैनाल कर्व है तो उसके अंदर हम लोग नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसकी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से इरिगेट करता है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तीन होता है। एक होता है हमारे पास अकूस्टिक माइक्रो स्ट्रीमिंग। अकूस्टिक माइक्रो स्ट्रीमिंग क्या होता है, जब हम लोग ये अल्ट्रासोनिक फाइल है या टेप है, इसको हम लोग कैनाल के अंदर जाते हैं तो ये वाइब्रेट करती है। जब ये वाइब्रेट करेगी तो एक ना रैपिड टाइनी मूवमेंट जनरेट करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे जब मतलब वाइब्रेट करेगी तो इरिगेंट अच्छे से कैनाल की इरेगुलरिटीज में चले जाएंगे, जैसे इस्टेमस या फिन्स वहाँ पे चले जाएंगे, और डेब्रिस जो होगा अच्छे से रिमूव हो जाएगा, और स्पेयर लेयर भी अच्छे से डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब रिमूव हो जाएगी। दूसरा इसका होता है कैविटेशन। कैविटेशन क्या होता है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो टाइनी बबल्स फॉर्मेशन करते हैं। बबल्स जो होंगे वो कोलैप्स होगी तो वहाँ पे एनर्जी और शॉक वेव प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो डेब्री है या बायोफिल्म डेंटिनल वॉल में फंसा हुआ होगा वो डिसलॉज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है एजिटेशन। एजिटेशन या फिर फ्लूइड मोशन भी कहते हैं। अल्ट्रासोनिक जो टिप्स होती है वो इरिगेंट को एजिटेट करेगी, बहुत ज़्यादा फ्लूइड मूवमेंट होगी NaOCl की या फिर EDTA की, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फंसी हुई लाइक डेब्री वगैरह है वो सब अच्छे से रिमूव हो जाएगी और क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अल्ट्रासोनिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं इन एंडोडोंटिक्स। अच्छा, नाउ लुब्रिकेंट्स। तो लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, एक तो ये बेसिकली फाइल मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। जो भी हम लोग फाइलिंग कर रहे होते हैं उसके साथ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं ताकि एक अच्छे से स्मूथली फाइल चले जाए, स्मूथली रिमूव हो जाए, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ईज इन फाइल मैनिपुलेशन, प्रिवेंट पल्प टिश्यू ब्लॉकेज को प्रिवेंट होने देता है, मतलब सारा डेंटिन डेविस एपेक्स पे कंपैक्ट नहीं होता, वो उसको प्रिवेंट करता है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्ट्रेस कम लाता है, इसकी वजह से ब्रेकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक होता है एक्वस लुब्रिकेंट, दूसरा पेस्ट एंड देन EDTA बेस। एक्वस लुब्रिकेंट्स में क्या होता है, उसमें ग्लाइसिन होता है या वाटर सॉल्युबल माइल्ड अल्कोहल होता है। एक तो ये चीप होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, आराम से हम लोग यूज़ कर देते हैं, और ये फाइल या फिर कैनाल ऑरिफिस में हम उसको लगाते हैं, और हम लोग वॉश वाइंडिंग मोशन में जो कि बैक एंड फोर्थ मोशन में उसको हम लोग यूज़ करते हैं और यूज़ कर लेते हैं। फिर आता है पेस्ट लुब्रिकेंट। पेस्ट लुब्रिकेंट में होता है EDTA पेस्ट, ग्लाइकॉल, यूरिया परऑक्साइड और EDTA होता है। ये बेसिकली डेंटिन को चिलेट करता है, दूसरा डेब्रिस को सस्पेंड करता है, तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया, और एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है इसका, ठीक है। देन लास्ट इज EDTA बेस, जिसके अंदर होते हैं 19% EDTA इन वाटर सॉल्युबल विस्कस बेस। EDTA हमने पढ़ा था कि ये कैनाल की वॉल को सॉफ्टन करता है, ठीक है, डेब्रिस को सस्पेंड करता है, लेकिन एक डिसएडवांटेज इसका ये था कि NaOCl को डीएक्टिवेट करता है, ठीक है, और टॉक्सिक भी हो सकता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लीस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब लुब्रिकेंट जो होता है वो हम लोग हैंड फाइल के साथ यूज़ कर रहे होते हैं ताकि एक अच्छे से ग्लाइडिंग पार्ट या फिर अच्छे से वो रिमूव हो जाए फाइल, और तो उसमें हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो हम लोग जो लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे होते हैं वो इरिगेंट को रिप्लेस नहीं करता, मतलब लुब्रिकेंट जो होता है वो फाइल को अच्छे से मूव करवा देता है और ब्लॉकेज को प्रिवेंट करता है, लेकिन जो इरिगेंट होता है ना वो फाइल को क्लीन करता है और डिसइंफेक्ट करता है,
ठीक है। लुब्रिकेंट का एक फ़ायदा ये है कि दे एड इन इंस्ट्रूमेंटेशन, इसलिए जो बहुत ज़्यादा नैरो कैनाल होती है या फिर कंस्ट्रक्टेड कैनाल होती है उसमें फाइल अच्छे से चले जाए, उसके अंदर हम लोग लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। अब जो हम लोग नाइट्राइट रोटेटरी फाइल यूज़ कर रहे होते हैं उसमें इरिगेंट ही यूज़ करना है। ठीक है। उसमें हम लोग लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करते। ठीक है। इरिगेंट जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड वगैरह यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे टॉर्क रिड्यूस हो और नाइट्राइट की फाइल की सेपरेशन ना हो। अच्छा, तो व्हाट आर द प्रिपरेशन एरर या फिर प्रोसीजरल एरर, ये आगे फुली डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी एक सबसे पहले जो होता है वो होता है लॉस ऑफ वर्किंग लेंथ। जो वर्किंग लेंथ होती है वो लॉस हो जाती है। क्यों? अगर हम लोग जो रेफरेंस पॉइंट जैसे कस्ट टिप या फिर इंसाइजल एज वगैरह से रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, अगर वो हमारा रेफरेंस पॉइंट सही नहीं आया तो उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा, अगर डेंटिन अपाइकल ब्लॉकेज हो गया डेंटिन की वजह से, ठीक है, हम लोग बार बार रिकैप्चुलेट नहीं कर रहे तो उसकी वजह से भी हमारी वर्किंग लेंथ लॉस हो जाती है। या फिर अगर लैच फॉर्मेशन हो गया या फिर फाइल की मेजरमेंट ही हमने सही नहीं ली तो वर्किंग लेंथ लॉस हो जाती है। प्रिवेंशन क्या करनी है? एक तो स्टेबल क्रोनल रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए हमारे पास। ठीक है। बार बार प्रेगनेंसी फाइल को यूज़ करना है ताकि हमारी जो कैनाल है वो ओपन रहे, पे कोई डेबरी जाके ना फंसे। ठीक है। और वापस से वर्किंग लाइन रिकन्फर्म करनी है वया एपेक्स लोकेटर। क्रोनल फ्लेयर किया, एपेक्स लोकेटर के बाद वापस से हमने वर्किंग लाइन कन्फर्म करनी है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास अपाइकल ट्रांसपोर्टेशन या फिर जिपिंग। ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन या फिर जिपिंग हो जाती है। कैसे होती है? अगर हम लोग बहुत ज़्यादा स्टिफ फाइल यूज़ कर रहे हैं या फिर कैनाल बहुत ज़्यादा कर्व है। अगर स्टिफ फाइल यूज़ करेंगे तो जब हम लोग फाइलिंग कर रहे होंगे तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे परफोरेशन हो जाएगी। तो प्रिवेंशन के लिए हमें कैसे प्रिवेंट करना है इसको? फ्लेक्सिबल फाइल जैसे नाइट आई फाइल यूज़ करनी है। ठीक है। अच्छे से क्रोनल एरिया को फ्लेयर करना है ताकि स्ट्रेट लाइन एक्सेस हमें मिल जाए। और अगर एस कैनाल है, एस शेप कैनाल है, इसको पहले से निगोशिएट करना है हमें। ठीक है। थर्ड जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट फ्रैक्चर हो जाता है। अब इंस्ट्रूमेंट जो फ्रैक्चर होता है वो दो वजह से होता है, हमने पढ़ा था। एक टॉर्शनल फटीग की वजह से होता है, दूसरा साइक्लिक फटीग की वजह से होता है। टॉर्शनल फटीग क्या होता है? हमारे पास जो फाइल लॉक हो जाती है और हम लोग रोटेट हो रहा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? फटीग होता है, वो ब्रेक हो जाती है। साइक्लिक फटीग में क्या होता है? कर्व कैनाल में बहुत ज़्यादा फाइलिंग कर रहे हो तो उसकी वजह से वो वीक हो जाती है। इसलिए मोस्ट कॉमन हमें नाइट आई फाइल को यूज़ करना है। ठीक है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? अच्छे से केस सिलेक्शन हमने पहले से देखनी है, कर्व कैनाल है या नहीं है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, वो पहले से इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुई भी है तो हमें उसके फ्लूइड चेक करने हैं कि वो सही हैं। अगर नहीं तो फिर हम लोग को चेंज करना है। एक ग्लाइड पार्ट प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, बार बार रिकैप्चुलेट करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग रिकैप्चुलेट करें। नंबर 4 जो होता है वो होता है स्ट्रिपिंग परफोरेशन। स्ट्रिपिंग परफोरेशन जो होते हैं वो फर्कल एरिया पे हो रहा होता है। ठीक है। ज़्यादातर ये मीडियल रूट ऑफ मोलर में होता है। ठीक है। कैसे? अगर बहुत ज़्यादा डेंटिन की इनर वॉल रिमूव हो गई तो उसकी वजह से स्ट्रिपिंग परफोरेशन हो जाती है। ठीक है। प्रिवेंट कैसे करना है? इंस्ट्रूमेंटेशन अच्छे से करनी है हमें। आर द वेज फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑल एरर। सबसे पहले एक हमारे पास स्टेबल रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, या फिर हम लोग कस्ट टिप से यूज़ कर रहे हैं या फिर इंसाइजल एज से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, पिटेंसी स्मॉल फाइल की मेंटेन करना है। ठीक है। बार बार रिकैप्चुलेट करना है ताकि वहाँ पे हमारा जो अपाइकल पार्ट है वो ब्लॉक ना हो कोई डेब्री की वजह से। ठीक है। फ्लेक्सिबल फाइल यूज़ करनी है। अगर कर्व के नाल है तो नाइट आई फाइल यूज़ करनी है। क्रोनल पार्ट पहले प्रिपेयर करो फिर अपाइकल जाओ। ठीक है। ताकि एक अच्छा सा स्ट्रेट लाइन एक्सेस मिले। ग्लाइड पार्ट इस्टेब्लिश करना है बिफोर रोटेटरी यूज, जो हमने पढ़ा था। रिकैप्चुलेट करना है और फाइल की लिमिट हमें पता होनी चाहिए। इतना इंस्ट्रूमेंट को फोर्स नहीं करना। अगर फ्लूइड्स में हमें कुछ लग रहा है कि शार्पनेस खत्म हो गई कुछ भी, तो फिर दूसरी चेंज करके फिर दूसरी फाइलिंग हमें यूज़ करनी है। जो हैंड इंस्ट्रूमेंट करते हैं उसकी कुछ टेक्निक्स होती है। ठीक है। अब जैसे कि फाइलिंग हम लोग कर रहे होते हैं दांत में, तो सबसे पहले आती है वॉच वाइंडिंग। वॉच वाइंडिंग इज बैक एंड फोर्थ रोटेशन। मतलब हमने पहले फाइल को क्लॉकवाइज किया फिर एंटी क्लॉकवाइज किया, फिर इसको निकाल देते हैं। तो वॉच वाइंडिंग हम लोग यूज़ करते हैं टू नेगोशिएट द कैनाल। तो जैसे कि पिटेंसी फाइल यूज़ करते हैं 6, 8, 10, हम लोग उसको कैनाल को नेगोशिएट का और वर्किंग लाइन को स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग वॉच वाइंडिंग करते हैं। फिर आती है रीबिंग। रीबिंग क्या होती है? इट इज अ क्लॉकवाइज कटिंग रोटेशन। क्लॉकवाइज हम लोग पहले 180 पे घुमाया फिर उसको पूरा 360 पे घुमा दिया, तो ये रीबिंग होती है। अब ये पूरा एक फर्स्ट करो एक चीज पूरी घूम रही है तो ये लोग ये क्यों करते होंगे? ये इलाज करते हैं कैनाल को, और वहां पे जो आसपास जो डेंटिन होता है वो कट हो जाता है जब हम रोटेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी जो कैनाल होगी वो इलाज हो जाएगी। ठीक है। देन फाइलिंग। फाइलिंग क्या होता है? हम लोग ने फाइल डाली अंदर और फिर उसको पुल करेंगे, ऐसे पुल करेंगे कि वो पूरी जो वॉल होगी वो स्क्रेप आउट हो जाए।
फॉर एग्जाम्पल अगर फाइल कैनाल के अंदर डाली, उसको लैटरली अगेंस्ट द वॉल उसको आप पुश करेंगे। जब वो पुश हो जाए तो फिर उसको नहीं, मतलब लैटरली उसको लगाएंगे और फिर विदड्रॉ करेंगे द स्क्रैपिंग द डेंटिन। जब विदड्रॉ करेंगे तो जो डेंटिन होगी वो स्क्रैप हो जाएगी। ये हम लोग क्यों करते हैं? जैसे अगर कोई इरेगुलरिटीज हो तो फिर वो आराम से स्ट्रेट हो जाती है। उसकी एक मॉडिफिकेशन आई है फाइलिंग की, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टर टर्न पुल टेक्निक। ठीक है, क्वार्टर टर्न पुल टेक्निक क्या होती है? हमने फाइल को इंसर्ट किया, उसको 90 डिग्री रोटेट किया और फिर इसमें क्या होता है, निकाल सबसे लिया। पहले हमने ठीक है, तो कैनाल के अंदर इसको फाइल को इंसर्ट किया, क्वार्टर फॉर टर्न एग्जांपल पुल ये टेक्निक कैनाल है। है, हमने फाइल को इंसर्ट किया। ठीक है, फिर अब ये सारे वॉल के अलग अलग करते हैं। पहले मीजियल वॉल पे इंसर्ट किया, फिर उसको निकाला स्केप आउट करके, फिर डिस्टल वॉल में इंसर्ट किया, फिर उसको निकाला, फिर बकल में निकाला, फिर लिंगुअल में निकाला। ठीक है, तो ये सारे चारों वॉल्स में हम लोग कर रहे होते हैं। ये हम लोग जब कर रहे होते हैं जब कैनाल वाइड हो। ठीक है, तो एक साथ पूरी वॉल्स में नहीं जा सकती, इसलिए हम लोग एक एक करके करते हैं। या फिर कैनाल ओवल शेप हो, ठीक है, इसकी इंडिकेशन याद रखनी है, या फिर वाइड हो या फिर ओवल शेप हो। ठीक है, या फिर ऐसी कैनाल हो जिससे फाइल एक साथ टच नहीं कर सकती, इसलिए हम लोग बारी बारी इसको डालते हैं और फिर निकालते हैं। क्लीनिंग एंड शेपिंग के 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 इज स्टेप डाउन, स्टेप बैक या फिर क्राउन डाउन टेक्निक। ठीक है, अब सबसे पहले स्टेप बैक टेक्निक देख लेते हैं। अब जैसे कि हमारी मास्टर अपाइकल फाइल जो आती है, फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में मास्टर अपाइकल फाइल आई हुई है, हमने 30 आई हुई है। ठीक है, ये हमारा MAF हो गया। अब MAF के बाद हम लोग ना फाइल की रेंज ऊपर करते रहते हैं और 0.5 to 1 mm उसकी लेंथ शॉर्ट करते रहते हैं। ठीक है, अब 30 के बाद आ गया 35 हमने जब रखा तो जो हमारी इनिशियल लेंथ थी, जो पूरी हमारे पास वर्किंग लेंथ आ रही थी, उसको माइनस करेंगे 1 mm से और यहाँ पे स्टॉपर लगा देंगे और फिर उतनी डालेंगे। फिर 40 उठाएंगे, फिर 40 और 0.5 to 1 mm पीछे कर देंगे, फिर 45 और कर देंगे, 50 और कर देंगे। ठीक है, 55 फिर और कम कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये टेपर बनना शुरू हो जाएगा। ये जो कैनाल का ये पूरा जो टेपर बनेगा ना, वो स्टेप बैक टेक्निक की वजह से बन रहा होता है। ठीक है, तो ये स्टेप बैक टेक्निक होती है। और स्टेप डाउन टेक्निक क्या होती है? इसके अंदर सबसे पहले हमने स्टेप 1 क्या हो गया, कैनाल को एक्सप्लोर किया। ठीक है, वही सबसे स्टार्टिंग में पूरा जब हमने चैम्बर ओपन किया, कैनाल को एक्सप्लोर किया, फिर एक स्मॉल नंबर फाइल जो हम लोग पेटेंसी फाइल जो यूज़ करते हैं 10 वाली फाइल, वो हमने कैनाल की कर्व देख ली कितना है और वर्किंग लेंथ देख ली। ठीक है, फिर सबसे पहले हमने एक्सेस ओपनिंग करने के बाद अब हम लोग डायरेक्टली अपाइकल पार्ट पे नहीं जाएंगे, हम लोग क्रोनल फ्लेयरिंग करेंगे। ठीक है, हमने क्लीन किया 1/3 ऑफ द कैनाल। क्लीन करने के बाद अब दो यूज़ करते हैं, एक तो जीजी बार यूज़ कर सकते हैं या फिर नाइट आई ऑरिफिस शेप पर यूज़ करते हैं। इसकी वजह से ये ऊपर क्रोनल पार्ट की शेप होती है। इसका पर्पज़ क्या होता है? एक तो ब्लॉकेज को रिड्यूस करता है, ठीक है, रिमूव करता है। दूसरा एक स्ट्रेट लाइन एक्सेस बनाता है। और तीसरा आराम से हम लोग ईजियर और डीपर पेनिट्रेशन कर सकते हैं। अब स्टार्ट करेंगे बिग फाइल से, जो कि फॉर एग्जांपल अगर 60 की फाइल यूज़ कर रहे हैं, 60 की फाइल यूज़ करेंगे और उसको हम लोग अंदर डालेंगे टू द अपर मिडिल थर्ड तक, अपाइकल थर्ड तक लेके नहीं जाएंगे। हमने समझो यहाँ तक मिडिल थर्ड तक डाला उसको और वॉच वाइंडिंग मोशन में इसको इंसर्ट करेंगे। वॉच वाइंडिंग क्या होता था? क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, और इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जब हमने 60 की फाइल कर दी और हमें लगा तो सही है, हिंड्रेंस नहीं आ रही, अब हम लोग इससे छोटी फाइल यूज़ करेंगे, जैसे कि 55, फिर 45, फिर 40, फिर 35। ठीक है, स्मॉलर फाइल हम लोग यूज़ करते रहेंगे। अब जब स्मॉल यूज़ कर देंगे वो आराम से अंदर जाती रहेगी, जाती रहेगी। ठीक है, जब ये अंदर जाती रहेगी इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन टेक्निक, क्योंकि ये हर फाइल अपाइकल थर्ड पे जा रही है। ठीक है, पहले हमने बिग फाइल, बड़ी फाइल यूज़ की, फिर उसके बाद स्मॉल फाइल, उसके बाद और स्मॉल और स्मॉल। जब स्मॉल करते रहेंगे तो वो नीचे तक जाती रहेगी। ठीक है, और हमें जब तक जाएगी, हमें जब अब फील हुआ अपाइकल तक, एपिकल तक पहुंच गई है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल एपिकल फाइल। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल एपिकल फाइल आई है हमारे पास 25। ठीक है, अब ये इनिशियल अपाइकल फाइल हो गई है। अब हमें बढ़ानी है, बस ये खत्म हो गया ये पूरा। अब हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल 25 इनिशियल अपाइकल फाइल है। अब हम इसको जब तक लेके जाएंगे तब तक हमारे पास मास्टर अपाइकल फाइल हो जाएगी। मास्टर अपाइकल फाइल जब होती है, अब 25 से हम बड़ा करेंगे, फिर वापस से फाइलिंग करेंगे। ठीक है, फिर 30 फाइलिंग करेंगे। 35 में हमें लगा कि टक बैक आ गया। टक बैक हमारे पास एक हिंड्रेंस आती है, हम
फाइल तो लूज होगी, लेकिन जब हम लोग उसको खींचेंगे तो एक हिंड्रेंस फील होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टग बैक। अब मास्टर अपाइकल फाइल हमारे पास 35 आ गई है, ठीक है। अब मास्टर अपाइकल फाइल आ गई है, अब सेम वैसे करेंगे जो हम लोग स्टेप बैक टेक्निक में कर रहे थे। कैसे? अब इसको 40, 45, 50 बढ़ाते रहेंगे और 0.5 to 1 mm इसको, इसकी जो लेंथ होगी वो शॉर्ट करते रहेंगे, ठीक है। इससे हमारा टेपर अच्छे से आराम से आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन टेक्निक। ओके, सो पैसिव स्टेप बैक टेक्निक, सो ये मॉडिफिकेशन है हमारे पास इंक्रीमेंटल स्टेप बैक टेक्निक, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेम पहले हमने एमएएफ हमें आ गया, मिल गया, मास्टर अपाइकल फाइल हमको 30 मिल गई। अब इससे बड़ी फाइल यूज़ करनी है हमें 35, फिर 40, 45, 50, 55, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमने फॉर एग्जांपल फाइलिंग की, अब 35 की फाइल हमने डाली, ठीक है। और जब हमें हिंड्रेंस फील हुई, जैसे फाइल डाली हमें हिंड्रेंस फील हुई, हमने उसको 180 to 360 डिग्री पे रोटेट किया और फिर उसको विड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसमें हम लोग ये नहीं करते कि एमएफ के बाद हर फाइल को 1 mm या 0.5 mm छोटा करके फाइलिंग करनी है। इसके अंदर हमें डाली, हमें कुछ फील हिंड्रेंस फील हुई, हमने उसको निकाल दी, ठीक है, रोटेट करके निकाल दी। फिर हमने 35 की, फिर 40 की, सेम ऐसे ही 45 की, हमें हिंड्रेंस फील हुई, हमने रोटेट किया और फिर इसको निकाल लिया। इससे क्या होता है, एक तो बहुत अच्छे से टेपर आ जाता है इसका, और इसकी इतनी एग्रेसिव कटिंग भी नहीं होती। सो नाउ एंटी कर्वेचर फाइलिंग, इसका मतलब होता है फाइलिंग अवे फ्रॉम द फर्केशन एरिया। ये फर्केशन एरिया यहाँ से, तो हमें अगेंस्ट फाइलिंग करनी है, ताकि हम फर्केशन एरिया को परफोरेट ना करें और स्ट्रिप परफोरेशन ना हो। हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो मोलर्स होते हैं उसका जो मीजियल रूट होता है वो फर्केशन से बहुत ज़्यादा करीब होता है। फर्केशन को हम लोग डेंजर जोन भी कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे फाइलिंग हो गई तो स्ट्रिप परफोरेशन हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें एंटी कर्वेचर फाइलिंग करनी होती है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जो आउटर यहाँ का डेंटिन को रिमूव कर देते हैं, लेकिन जो फर्कल डेंजर जोन के पास जो डेंटिन होता है उसको रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग किससे कर रहे होते हैं, या फिर जीजी ड्रिल से कर रहे होते हैं, या नाइट आई ऑरिफिस शेपर से कर रहे होते हैं, देखिए। जो सेफ साइड है, जो थिक वॉल है, यहाँ से डेंटिन रिमूव हो जाएगा, लेकिन ये जो फर्केशन वॉल है उससे रिमूव नहीं होगा, ताकि स्ट्रिप परफोरेशन ना हो सके। देन वी हैव बैलेंस फोर्स टेक्निक। बैलेंस फोर्स टेक्निक क्या होती है, हमने फाइल इंगेज की, पहले क्लॉकवाइज किया, फिर काउंटर क्लॉकवाइज करना है। तो कैसे, सबसे पहले हमने इंसर्ट की फाइलिंग, ठीक है, फिर उसको रोटेट किया क्लॉकवाइज 180 से कम, 90 डिग्री फॉर एग्जांपल, क्लॉकवाइज रोटेट किया। इसकी वजह से क्या होगा, वो डेंटिन में इंगेज हो जाएगी फाइल। फिर उसको रोटेट किया काउंटर क्लॉकवाइज 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री से ज़्यादा, लाइक 180 to 270, और थोड़ा सा अपाइकल प्रेशर भी देना होता है, ताकि जो यहाँ से पूरा डेंटिन है वो पूरी कट हो जाए और डेबीज वगैरह वो कोरोनली आ जाए, ठीक है। फिर हमने इसको वापस से रिपीट किया, हमने वापस से काउंटर क्लॉकवाइज किया, फिर वापस से एंटी क्लॉकवाइज किया, ठीक है। जब हमें उसको निकालनी हो फाइल, तो हम लोग पूरी 360 टर्न लेंगे और फिर उसको रिमूव कर देंगे फाइल को, ठीक है। ये इसमें इस पिक्चर में जैसे कि 90 डिग्री किया, फिर उसको काउंटर क्लॉकवाइज 270, फिर 90 और फिर 360। एक और चीज़ होती है रिकैप्चुलेशन। इसका मतलब होता है कि हमने जब हम फाइलिंग कर रहे होते हैं, जब भरा रहे होते हैं अपनी फाइल, तो उसके बीच में हम एक स्मॉल फाइल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी 15 या 10 की फाइल लेंगे और फिर फाइलिंग करेंगे उससे, ताकि जो अपाइकल एरिया में, एपिकल एरिया में कोई डेबरी, कोई जाके फंस गया तो वो उससे रिमूव हो जाए आराम से। कोई डेबरीज वगैरह अगर अपाइकल एरिया में आ जाता है तो वो जब हम लोग रिकैप्चुलेट करते हैं तो वो निकल जाता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग रिकैप्चुलेट करें। रिकैप्चुलेट किया, उसके बाद इरिगेट करते हैं। तो 3 टर्म्स है हमारे पास, एपिकल कॉन्फ़िगरेशन, 3 टर्म्स होते हैं, एपिकल सब, एपिकल सीट और ओपन एपेक्स, ठीक है। ओपन एपेक्स का नाम से पता चल रहा है एपेक्स जो होगा वो ओपन होगा, इमैच्योर टीथ में ज़्यादातर, ठीक है। तो हम लोग मास्टर अपाइकल फाइल हम अपनी डालेंगे, वो वर्किंग लेंथ से भी बाहर जा रही होगी, तो इसका मतलब है वहाँ पे कोई नेचुरल कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो ओपन एपेक्स। फिर एपिकल स्टॉप क्या होता है, हमने एमएएफ डाला, वो वर्किंग लेंथ तक ही रुक जाएगी, इट स्टॉप एग्जैक्टली एट वर्किंग लेंथ। फिर हम 1 to 2 फाइल स्मॉलर डालेंगे एमएएफ से, वो फाइल भी स्टॉप हो जाएगी वर्किंग लेंथ तक। इसका मतलब है हमारा जो एपिक्स है वो क्लोज वेल डिफाइंड एपिकल कंस्ट्रक्शन है। फिर आती है एपिकल सीट। एपिकल सीट क्या होता है, एमएएफ जो होता है वो वर्किंग लेंथ तक तो स्टॉप कर रही है, फिर हमने स्मॉलर फाइल हमने डाली, स्मॉलर फाइल जो होगी वो वर्किंग लेंथ से भी ज़्यादा बाहर जा रही होगी,
इसका मतलब है एपेक्स जो कि ऊपर से वाइड है लेकिन नीचे से बहुत ज़्यादा नैरोअर है, तो वहाँ पे एक सीट फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं एपिकल सीट। हम लोग जीजी बर्ड जो होता है वो गेट्स ग्लाइडेन ड्रिल्स हम लोग यूज़ करते हैं टू इनलार्ज द कैनाल ऑरिफिस। एक तो कैनाल की ऑरिफिस को इनलार्ज करते हैं, ठीक है, जो क्रोनल पार्ट ऑफ द कैनाल होता है उसको इनलार्ज कर रहा होता है। कॉमन जो साइज हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं या फिर 2 या फिर 3, तो ये 2 रिंग वाला या 3 रिंग वाला कॉमनली हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमें um, अब जब हम लोग जीजी बार यूज़ कर रहे होते हैं वो सिर्फ क्रोनल ही करना है, हमें उसको अपाइकल लेके नहीं जाना, मतलब कैनाल की कर्वेचर के नीचे नहीं लेके जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कट करता है, तो ये लैटरल साइड भी कट करना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, फर्कल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और स्ट्रिपिंग परफोरेशन हो सकती है जीजी पर से, इसलिए हम लोग जीजी पर सिर्फ क्रोनल एरिया पे ही करते हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर हम लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे होते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंटिन को रिमूव करता है, ठीक है। इसकी वजह से हमारी मिनिमली इन्वेजिव एनाडोंटिक्स नहीं हो पाती है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। अब हम लोग यूज़ करते हैं नाइटाई रोटेटरी ऑरिफिस ओपनर, इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम लोग जब रोटेटरी एनाइटा यूज़ करते हैं उसके कुछ प्रो टेपर्स हैं जो कि याद करने हैं। तो सबसे पहले प्रो टेपर SX, S1, S2। एस मतलब शेपिंग, ठीक है। सबसे पहले SX यूज़ करते हैं, इसका होता है आई गेस येलो, इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है, कलर। फिर प्रो टेपर S1 एंड S2, S1 इज़ पर्पल एंड S2 इज़ वाइट, तो ये इंपॉर्टेंट है कि S1 का पता होना चाहिए, S2 का पता होना चाहिए। देन हमारे पास F1, F2, F3। F जो होता है वो फिनिशिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर F1 जो होता है वो येलो, F2 जो होता है वो होता है रेड, ठीक है, एंड F3 इज ब्लू। तो SX नहीं होता, SX का नहीं होता, S1 इज पर्पल, वाइट, फिर येलो, रेड, ब्लू, ठीक है। जो एस फाइल्स होते हैं S1, ये डेंटिन को मेरे ख्याल से क्रोनली इसको रिमूव कर देते हैं डेंटिन, लेकिन जो F फाइल होते हैं जो कि फिनिशर फाइल्स होते हैं वो अपाइकल प्रिपरेशन करता है। तो जो हम लोग नाइटाई रोटेटरी फाइल यूज़ करते हैं, एक तो उसके कुछ एडवांटेजेस ये है कि एक तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि नाइटाई है उसके अंदर फाइलिंग में बहुत ज़्यादा एफिशिएंस होते हैं और प्रोसीजरल एरर भी बहुत रिड्यूस करता है और टाइम भी बहुत कम लेता है, तो सही है। तो इसके लिए हमारे पास सब हम लोग कर रहे होते हैं तो 2 टेक्निक्स होती हैं। एक होती है हमारे पास क्राउन डाउन टेक्निक्स, पहले क्राउन का एरिया होता है उसको हम लोग फ्लेयर अप करते हैं, उसको फ्लेयरिंग करते हैं, फिर वो जाते हैं हम लोग अपाइकल एरिया पे जाते हैं। तो इसकी 2 टेक्निक होती हैं, एक तो कांस्टेंट टेपर, एक तो टेपर कांस्टेंट रहता है लेकिन जो टिप साइज़ है वो वेरिएबल होती हैं। तो हम लोग जो टेपर यूज़ करते हैं वो 0.06 टेपर यूज़ करते हैं और टिप साइज़ होता है वो हम लोग बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, कम करते रहते हैं। तो 45, फिर 40, 35, 30, 25, 20, इसकी वजह से एक टेपर भी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर टेक्निक 2 जो होती है वो टिप का साइज कांस्टेंट होता है लेकिन टेपर वेरिएबल होता है, ठीक है। टिप का साइज जो होता है हमने 20 को सेट कर दिया, लेकिन जो टेपर होता है वो हम लोग कम करते हैं, जैसे कि पहले 10, 0.10, फिर 0.08, 0.06, 0.04, ठीक है। बस ये एक दो टेक्निक्स हैं। अब जर्नल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ऑल नाइटाई रोटेटरीज का, एक तो ये है कि हैंडलिंग प्रॉपर्टीज, हम लोग इसको इन एंड आउट पैकिंग मोशन में इसको यूज़ करना है, मतलब जैसे हमने अभी रोटेटरी यूज़ किया था तो 3 to 5 स्ट्रोक में ऊपर नीचे 10 to 15 सेकेंड तक करना है, ठीक है। इतना ज़्यादा हार्ड अपाइकली पुश नहीं करना, हमें उसका फोर्स नहीं देनी वरना वो टूट जाती है, ठीक है। स्पीड जो होती है जो ऑस्टिनेटिक अलॉय होता है उसका 250 होती है, और जो मार्टिनसिटिक अलॉय होता है उसका 500 होता है, वो थोड़ी सी ज़्यादा हायर होती है, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क पहले से प्रीसेट हुई भी होती है और ताकि वहाँ पे ब्रेकेज ना हो। और हम लोग लुब्रिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, लुब्रिकेशन में लिक्विड इरिगेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। वो जेल लुब्रिकेंट बेस यूज़ नहीं करते क्योंकि वो इंटरफेयर करते हैं रोटेटरी कटिंग में और फिर उसकी वजह से फाइल भी ब्रेक हो सके। तो जितना लिक्विड इरिगेंट करेंगे, वॉश आउट करेंगे तो उतना वो अच्छे से यूज़ हो जाती है, ठीक है। मेन जो चीज़ होती है वो ग्लाइड पार्ट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। वो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग उससे नाइटाई के यूज़ करने से पहले हम लोग स्मॉल फाइल जैसे 10, 15, 20, 25 के फाइल यूज़ करते हैं ताकि वर्किंग लेंथ आराम से अचीव हो जाए। तो जब हम लोग रोटेटरी यूज़ करें वो एक आराम से ग्लाइड पार्ट प्रोड्यूस करें और फिर वो आराम से शेप क्लीनिंग एंड शेपिंग हो जाए। अच्छा, जब लोग नाइटाई अलॉय रोटरी यूज़ करते हैं तो उसकी कुछ कॉम्पोजिशन है, लाइक उसके अंदर निकल जो होता है वो 55% होता है और जो टाइटेनियम होता है ना वो 45% होता है। अब व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग क्लीनिंग एंड शेपिंग, सबसे पहले दो है, एक तो हमारे पास क्लीनिंग और दूसरा शेपिंग। क्लीनिंग क्या होता है, हमारी जो हम इतने अच्छे क्लीन करें कि जो हमारे कैनाल की वॉल्स हैं वो ग्लासी और स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है। जब हम लोग
उसको फील करें। लाइक एक तो क्रोनल पार्ट जो होता है वो तो हमें उससे माइक्रोस्कोप से दिख जाता है, लेकिन जो एपिकल और मिडिल पार्ट होता है उसको हमें टेक्टाइल फील करना है। हम कोई भी फाइल डालेंगे और हमें देखना है कोई हिंड्रेंस तो नहीं है, वो आराम से स्मूथली आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमें आना चाहिए। अगर आ गया, अब हम लोग शेप देखेंगे। शेप में देखेंगे प्रॉपर टेपर होना चाहिए। एक्सरे करवाया, एक्सरे से देखेंगे कि टेपर प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, और एक और चीज़ होती है कि अगर हमें लैटरल कंबेक्शन करनी है, ऑब्चुरेशन अगर लैटरल करनी है, तो जो हमारा फिंगर स्प्रेडर है वो विद इन 1 mm तक जाए वर्किंग लेंथ तक, क्योंकि अ, ये लैटरल के लिए होता है। ठीक है, और जो वार्म वर्टिकल कंबेक्शन होता है जो हम लोग प्लगर यूज़ करते हैं उसमें, वो विद इन 5 mm ऑफ वर्किंग लेंथ तक जाए। ठीक है, जो लेटरल कंबेक्शन जो होता है उसको बहुत ज़्यादा एपिकल एक्सेस चाहिए होता है, मतलब नीचे तक जाना चाहिए, तो इसलिए वो वर्किंग लेंथ तक क्लोज ही जाए। लेकिन जो वार्म वर्टिकल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्रोनल तक अगर वो पहुंच रहे तो सही है, प्लगर क्रोनल तक या मिड अपेकल रीजन तक पहुंचना चाहिए। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं फॉर क्लीनिंग एंड शेपिंग। सबसे पहले है स्टार्ट करना है विद स्मॉल हैंड फाइल। हम अगर एनाटॉमी वगैरह देख रहे होंगे, साइज शेप वगैरह, तो उसके लिए स्मॉल फाइल से करना है ताकि वहाँ पे एरर्स ना आए। फिर इरिगेट, बहुत ज़्यादा इरिगेट करना है, हर फाइल के बाद इरिगेट करना है ताकि कोई डेब्री है वगैरह ये डिसइंफेक्ट आराम से हो जाए। ठीक है, फिर क्रोनल फ्री फ्लेयरिंग करनी है। क्रोनल फ्री फ्लेयरिंग इसलिए करनी है ताकि हम लोग जो फाइलिंग कर रहे हैं वो आराम से वर्किंग लेंथ तक पहुँच जाए, मतलब स्ट्रेट लाइन एक्सेस हो जाए। ठीक है, फिर ग्रेजुअली भी हम लोग फाइल के साइज बढ़ाएंगे ताकि वहाँ पे एपिकल इन्लार्जमेंट होती रहे। ठीक है, हम लोग को जो डेंटिन क्लीन करना है वो आउटस्ट्रोक मैनर में करना है। फिर अवॉइड फाइल बाइंडिंग, ये नहीं कि फाइल एक जगह से बाइंड हो जाए, आराम से जेंटल वॉच एंड बाइंडिंग मोशन में हमें फाइलिंग करनी है ताकि कोई डेब्री या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट ब्रेक ना हो। सर्कमफ्रेंशियल फाइलिंग उसमें करेंगे अगर कैनाल्स बहुत ज़्यादा ओवल है। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा ओवल है, और फिर हम लोग मीजल डिस्टल बकल लिंगुअल फाइल एक एक करके वॉल में क्लीन करते हैं। ठीक है, हर फाइलिंग के बाद देखना है अगर फ्लूट्स में कोई डेबरी वगैरह लग गया है, ठीक है, या पल्प वगैरह लग गया तो उसको गॉज से रिमूव कर देना है। और हर बारी रिकैप्चुलेशन करनी है। ठीक है, रिकैप्चुलेशन स्मॉल फाइल से करना है ताकि जो एपिकल पार्ट में कोई डेबरी वगैरह चला गया तो फिर वो आराम से रिमूव हो जाए। अगर कैनाल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल है या लॉन्ग है या कर्व कैनाल है, उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन या वर्किंग लॉस हो जाए, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा कॉशन लेना पड़ता है इन कैनाल्स में। ये अवॉइड ओवर इनलार्जिंग कर्व कैनाल्स। अगर कर्व कैनाल्स उसको स्ट्रेटिंग नहीं करनी, अगर स्ट्रेट करेंगे तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी, लैच फॉर्मेशन बन सकता है। ठीक है, अगर कोई मोलर्स वगैरह उसकी मीजियल लूड में हम फाइलिंग जो करते हैं वो ध्यान से करना होता है, क्योंकि अगर वहाँ पे स्टिपिंग परफोरेशन ना हो जाए, डेंटिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा थिन होती है जिसकी वजह से परफोरेशन ना हो जाए। हर चीज़ कैनाल के अंदर होनी चाहिए, एरिगेंट्स, डेब्री, इंस्ट्रूमेंट जो ऑब्चुरेशन मटेरियल है। अवॉइड पुशिंग इनटू पेरी एपेक्स एरिया पे नहीं जाए। ठीक है, एपिकल स्टॉप अगर किसी कैनाल्स होते हैं इसका फोरामिना बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, तो आप एपिकल स्टॉप तक नहीं जाओ, बस अब आप कोशिश करो कि वहाँ पे टेपर अच्छे से बन जाए। नेवर फोर्स और लॉक फाइल्स, कभी इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी, ना ही फाइल को लॉक करना। अगर फाइल एक जगह से लॉक हो गई, फंस गई, तो इसकी वजह से टॉर्शनल स्ट्रेस आएगा और वीकनिंग और फाइल ब्रेक हो सकती है। ओके, इंटर कैनाल मेडिकेमेंट्स वो होते हैं जो कि हम लोग रूट कैनाल जब कर रहे होते हैं तो बिटवीन दी अपॉइंटमेंट्स डाल के रखते हैं, ताकि अगर कोई डिसइंफेक्शन हुआ हुआ है या फिर क्लीनिंग के लिए हम लोग उसको रखते हैं। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन होते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्शन। एंड द सेकेंडरी फंक्शन जो होता है ये बेसिकली हार्ट टिश्यू की फॉर्मेशन करवाता है, दूसरा पेन को कंट्रोल करके रखता है, और अगर कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उसको भी ये कंट्रोल करता है, और इन्फ्लेमेटरी रूट डिसऑर्प्शन को भी कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो एक तो ये बेसिकली तीन इसके मेन रीजंस होते हैं। ये तो बिटवीन अपॉइंटमेंट जो पेन होता है वो उसको रिड्यूस करता है, कोई बैक्टीरिया वगैरह है उसको किल करता है, या फिर उसकी रीग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज करता है, कोई रिमेनिंग टिश्यू हो या टॉक्सिन हो तो उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, अब माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं पालक के अंदर? अगर एपिकल पेरिडोन्टाइटिस उसमें होता है फेसोबैक्टीरियम, प्रिवोटेला, पोरफायरोमोनास और पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस या मिलोनेला या स्पाइरोकीट। रीट्रीटमेंट केसेस में इंटेरोकोकाई होता है, स्पेशली ई फिकैलिस होता है, तो ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक्टिनोमाइसिस। अब कौन कौन से इंटरकेनाल मेडिकेमेंट होते हैं हमारे पास? ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिनोलेक्स, एल्डिहाइड, हेलाइड, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, और या फिर कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मोस्ट इफेक्टिव इंट्राकेनाल मेडिकेमेंट है, क्योंकि इसका पीएच जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ये अल्कलाइन पीएच होता है जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया को किल करता है, नेक्रोटिक टिश्यू को डिसॉल्व करता है, और बैक्टीरियल टॉक्सिन्स और डेब्री को भी डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट इफेक्टिव होता है इन नेक्रोटिक टिश्यू। ठीक है, और
वाइटल टीथ में इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, बल्कि नेक्रोटिक टीथ में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, पेन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेन रिड्यूस नहीं करता, बस एक चीज़ ये है कि पेन ये रिड्यूस नहीं करता बिटवीन इंट्रा अपॉइंटमेंट पेन। ठीक है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्लेस करते हैं हम लोग? पाउडर, और पाउडर होता है उसको लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं। लिक्विड कोई भी हो सकता है, या फिर हम लोग एल यूज़ कर सकते हैं, लोकल एनेस्थीसिया सॉल्यूशन, या सेलाइन, या फिर वाटर। ठीक है, फिर जो प्री मिक्स पेस्ट जो बनता है वो सिरिंज में लोड करते हैं। वेस्ट जो हम प्लेस करते हैं वो लेंट्यूलर स्पाइरल से करते हैं, तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये लेंट्यूलर स्पाइरल से प्लेस होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, लेंट्यूलर स्पाइरल इसलिए करते हैं क्योंकि ये आराम से नीचे तक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फिल कर देते हैं, दूसरा ये एपेक्स तक पहुंच जाता है। अगर लेकिन और ऑप्शन है, जैसे कि फाइलिंग कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास इंजेक्ट कर सकते हैं, इससे इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आता। देखिए, अब इसकी इफेक्टिवनेस के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि एक स्ट्रेट लाइन एक्सेस होना चाहिए। कर्व के नाल में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, स्ट्रेट लाइन एक्सेस होना चाहिए। और फाइलिंग मैक्सिमम जो इलाज की हुई भी होती है वो 25 फाइल तक इलाज की हुई हो। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, वो डीपर प्लेस हो जाती है। रिमूवल की बात आती है, रिमूवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली अगर वो एपिकल रीजन में हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको रिमूव करना। यूजेस ये कि जो अपॉइंटमेंट ड्रेसिंग है, ठीक है, 1 week of intracanal dressing has been shown to safely disinfect a root canal, अच्छे से डिसइंफेक्ट कर देता है। ठीक है, नेक्रोटिक टिश्यू, नेक्रोटिक पल्प को अच्छे से डिसॉल्व कर देता है। देन फिनोल्स एंड एल्डिहाइड, फिनोल एल्डिहाइड के ये इसके एग्जांपल्स पहले फॉर्मिकोसोल्स आ सकते, फॉर्मिकोसोल्स है और क्रासिटिन है। ठीक है, ये पहले यूज़ कर रहे थे लेकिन ये अब नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि एक तो ये टॉक्सिक है और ये नॉन इफेक्टिव है। ठीक है, ये इसका नॉन स्पेसिफिक एक्शन क्या होता है, ये बैक्टीरिया, ये हर चीज़ को किल कर सकता है, करता है, लाइक बैक्टीरिया को भी, होस्ट टिश्यू को भी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। और अगर ये कैनाल के बियॉन्ड चला गया, एपेक्स रीजन में चला गया, तो पेरिडोन्टल टिश्यू को भी डैमेज करता है। ठीक है, अगर ये पेरीरेडिकुलर टिश्यू में चला गया तो वो डैमेज करेगा, और इवन अगर ब्लड सर्कुलेशन में चला गया तो सिस्टमिक रिस्क है, इसलिए अब इसके कोई क्लिनिकल बेनिफिट नहीं है प्रूव हुई है, और ये ना ही पेन को रिड्यूस करते हैं, तो अब इसको हम लोग यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये बेसिकली हमें पता है कि स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, इसलिए ये पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिवियर पेन को कम नहीं करता, लाइक माइल्ड और मॉडरेट पेन को ये रिड्यूस करता है। ठीक है, ये हम लोग इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में यूज़ कर सकते हैं और एक्यूट अपाइकल पेरिडोन्टाइटिस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये हर केसेस में यूज़ नहीं होता, सिर्फ सेलेक्टेड पेनफुल इन्फ्लेमेटरी केसेस है उसमें यूज़ होता है। देन वी हैव क्लोरहेक्सिडिन। क्लोरहेक्सिडिन इज एन एंटीसेप्टिक है। ठीक है, ये इंटरकेनाल मेडिकेमेंट है, और ये 2% क्लोरोहेक्सिडिन जेल हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर इसको अकेले भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रॉन्गर एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी हीलिंग कैपेसिटी भी अच्छी है। ठीक है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और लेस टॉक्सिक है, और कैनाल ड्रेसिंग में बहुत अच्छा हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं, और ये वेरी इफेक्टिव इन इन्फेक्टिव नेक्रोटिक कैनाल्स। ठीक है, जो इरिवर्सिबल ब्रोंकाइटिस होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है।